एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 1 चरण में ही होगी वोटिंग। मतगणना 3 दिसंबर को। पांच राज्यों में चुनावी शंखनाद का राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। चुनावी रण की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल, अपनी अपनी जीत का ठोका दावा। राजस्थान में भाजपा ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। भाजपा ने जारी की 3 राज्यों की सूची। मध्य प्रदेश के 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची में 64 नामों की घोषणा। राजस्थान की पहली सूची में 41 उम्मीदवारों का नाम। 7 सांसदों को भी उतारा मैदान में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को फिलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया। कहा, आतंक का समर्थक कर इंडी गठबंधन अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने किया एक्सपोज। जो पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है, वो अपने देश और नागरिकों की कैसे करेगी रक्षा। भारत की दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए 6 समझौते। आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की भी घोषणा। जनगणना पर कांग्रेस के बयान पर भाजपा का जोरदार पलटवार। बताया, समाज में भ्रम व तनाव पैदा करने की पैंतरेबाजी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा, कांग्रेस इतने समय तक सत्ता में रही तो क्यों नहीं कराया जातिगत जनगणना। इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष का तीसरा दिन। इजरायल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का किया ऐलान। गजा के 500 ठिकानों को बनाया निशाना। गजा में 1,20,000 से अधिक लोग विस्थापित। जर्मनी ने इजरायल के समर्थन में फिलिस्तीन को मिलने वाली सहायता रोकी। अरब लीग प्रमुख और रूस ने तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। वैश्विक बाजार पर दिखा जंग का असर। सेंसेक्स निफ्टी दोनों लुढ़के। एशियाई खेलों में देश को ऐतिहासिक गौरव दिलाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी एथलीटों को किया सलाम। कहा, 60 साल में पहली बार हासिल किया ये मुकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और सबसे पहले बात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई। इस बार पहली बार वोटिंग करने वाले मतदाताओं की संख्या इन राज्यों में 60 लाख से ज्यादा है, तो महिलाओं की भागीदारी भी खास होने जा रही है। क्या है पूरा चुनावी कार्यक्रम, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। ये तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि सबसे अंत में मतदान की तारीख तेलंगाना में 30 नवंबर है। सभी 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को मिलाया जाए तो कुल सीटें 679 होंगी।
Now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. All this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations would be 17,734 polling stations, which will be model polling stations. चुनाव में किए जाने वाली घोषणाओं और चुनावी वायदों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मैनिफेस्टो में घोषणाएं करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, तो वहीं जनता का भी अधिकार है कि वो जान सकें कि ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था, जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी, एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन। ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। आयोग ने इन चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के तमाम उपाय किए हैं, जिनमें युवा, महिला, दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दिसंबर तक चलने वाले इस चुनावी माहौल में जनता ये देखेगी कि उसके मुद्दे क्या हैं और सियासी दल उनका समाधान कैसे करेंगे। चुनाव आयोग ने भी साफ कहा कि वायदे तो करना ज़रूरी है, लेकिन वायदों को बताना भी ज़रूरी है कि ये वायदे कैसे पूरे होंगे। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे ठोकना शुरू कर दिए हैं। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में भाजपा ने फिर से वापसी का दावा किया है, तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार को हराने की बात कही है। तो उधर 200 सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस, भाजपा अपनी अपनी हुंकार भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और मिजोरम में भी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने ताल ठोंकनी शुरू कर दी है। लोकतंत्र के इस पर्व की घोषणा का सभी दलों ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ गए हैं। ऐसे में सभी दल अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की, जहां 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में विभिन्न दलों के बीच चुनावी तैयारियों को मुकम्मल करने की जद्दोजहद जारी है। गौरतलब है कि विधानसभा के पिछले चुनाव में कुल 200 सीटों में से कांग्रेस को 99 और भाजपा को 73 सीटें मिली थीं। उधर प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां फिर से सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है, तो वहीं राज्य में कानून व्यवस्था की गिरती हालात और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा सत्ता के लिए अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा। महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है, तो उस जिम्मेदार कौन है? इसलिए राजस्थान के जन-जन ने मन बना लिया है कि इस नकारा सरकार की विदाई तय करनी है। उधर मध्य प्रदेश के सियासी मिजाज की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। प्रदेश की जनता बीते 5 साल में 2 सरकारें देख चुकी है। 2018 में आए चुनावी नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 15 महीने के बाद एक बार फिर राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थीं। वहीं भाजपा 109 सीटों पर आ गई। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल हो। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।
हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। हम लोगों के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 90 सदस्यीय विधानसभा में 2018 में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थीं, वहीं भाजपा 15 सीटों पर आ गई थी। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसे की सरकार अभियान चला रही है, तो वहीं भाजपा की भी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कवायद जारी है। बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है और अब की बार 75 पार। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस 119 में से 88 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। बीआरएस सरकार जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगी। ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेक्युलर लोगों को जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। राज्य में जोरामथांगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में काबिज है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएफ को 27 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब 5 राज्यों में सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। ऐसे में सभी दल सत्ता पाने के लिए अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां एक और आज चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो भाजपा ने भी 3 राज्यों में अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के लिए 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई। तो वहीं राजस्थान में भी भाजपा ने 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने इन तीनों ही राज्यों में एक बार फिर से सांसदों को टिकट देकर अपनी चुनावी रणनीति को और धारदार करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों की सूची जारी कर संकेत दे दिया कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इससे पहले जारी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। भाजपा इससे पहले 79 नाम घोषित कर चुकी है। हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136, बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची का है, अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। इनमें राज्यवर्धन राठौर झुटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, नरेंद्र कुमार मंडावा, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ और देवजी पटेल सांचौर से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। जारी सूची में पूर्व मंत्री व मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू व दयाल दास बघेल को मौका मिला है। भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक इस बार पार्टी ने सांसदों को भी चुनाव के मैदान में उतारा है। सरगुजा से सांसद व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं गोमती साय को पत्थल गांव से मौका दिया गया है। इसके अलावा अरुण साव लोरमी विधानसभा से मैदान में होंगे।
इससे पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के बाद से पूरी दुनिया एक तरफ हमास की निंदा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस निंदनीय घटना को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीनी लोगों की जमीन स्वशासन अधिकारों का समर्थन किया है। इस पर केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नाराजगी जताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ये फिर कर रही है, आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि निर्दोष नागरिक गोलियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस रुख से INDI इंडी गठबंधन की अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने एक्सपोज कर दिया है। जब पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है, तो वो अपने देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी? और वहीं भारत के दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। दोनों देश आपसी सहयोग को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी काम कर रहे हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने भारत दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को नया आयाम दिया। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया। बाद में दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इसमें कई मुद्दों पर सहयोग के लिए आपसी सहमति बनी। दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग, वाइड शिपिंग जानकारी साझा करने, वर्ष 2023 से 2027 के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र में सहयोग, तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना, समुद्री उद्योग में सहयोग शामिल है। पीएम मोदी ने भारत तंजानिया के संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को सामरिक भागीदारी के सूत्र में बांध रहे हैं। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। दोनों पक्ष स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के लिए एक समझौते पर काम कर रहे हैं। भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर सहमति बनी है। इसके माध्यम से सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। भारत में तेजी से बदल रहे क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को देखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। मुझे खुशी है कि तंजानिया ने भारत द्वारा G20 समिट में लॉन्च की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही तंजानिया द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। पीएम ने कहा कि भारत और तंजानिया इस बात पर एक मत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग,
जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। वहीं तंजानिया की राष्ट्रपति ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक सहयोगी बताते हुए G20 के सफल आयोजन और इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने पर पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने जंजीबार में IIT मद्रास कैंपस के केंद्र के खोलने पर खुशी व्यक्त की। But the decision by the Indian Institute of Technologies to establish the first ever overseas campus in our country is an honor and a privilege to us. We have been working in the supply of clean and safe water, as well as defense and security, also issues of our concern, which have been adequately been worked out. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में सुबह तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जनगणना भारत सरकार के अधिकार और दायित्व का विषय है और भारत में जाति आधारित जनगणना आजादी से पहले हुई थी। उन्होंने साथ ही राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि जब 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश आई तो पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता राजीव गांधी ने क्या रुख अपनाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और पिछड़े समाज से आते हैं और भारत सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं। जनगणना भारत सरकार के अधिकार के विषय, दायित्व के विषय है। भारत में जाति आधारित जनगणना आज़ादी के पहले हुई थी। उसके बाद एक कॉन्शियस डिसीजन था जनगणना कैसे होगी। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, उनकी पिताजी जब 90 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की वक्त आई, जब समय आया, उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? उन्होंने इस मंडल आयोग को पुरजोर विरोध किया था संसद में। ये देश को तोड़ने वाला कानून कहने वाले लोग कांग्रेस पार्टी है और इतने दिन ये सत्ता में रहे, इन्होंने तो कभी जिम्मेवारी लिया नहीं। मैं अगर गिनाऊं ओबीसी की नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब घर से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गठित दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी FM रेडियो स्टेशंस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरों को मंजूरी दे दी है। सितंबर 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए बढ़ती लागत की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आधार दर में 43% की वृद्धि शामिल है। FM रेडियो विज्ञापन 52 से बढ़कर 74 रुपए प्रति 10 सेकंड हो जाएगा। सकल आधार दर में वृद्धि से देश में वर्तमान में कार्यरत 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को भी लाभ होगा। आधार दर पर आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने शहरवार दरों की गणना के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। इस फॉर्मूले के आधार पर बढ़ी हुई आधार दर के साथ लगभग सभी निजी FM रेडियो स्टेशनों को अलग अलग प्रतिशत पर नई अनुशंसित दरों से लाभ होगा। FM स्टेशनों और CBC के ग्राहकों दोनों के लिए मूल्य देना काफी हद तक उनके श्रोताओं पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले के आधार पर 106 स्टेशनों के लिए दरों में 100% की वृद्धि होगी। 81 स्टेशनों के लिए 50 से 100% की वृद्धि होगी और 65 स्टेशनों के लिए 50% से कम वृद्धि होगी, जिनके लिए श्रोता डेटा उपलब्ध है।
और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो घायलों से लेकर बंधकों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलों को और ज्यादा तेज कर रहे हैं, तो सामने आ रहे हैं कई वीडियो जो दुनिया को स्तब्ध कर रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भी हालत खराब है, तो यूएन जैसी संस्था भी किसी प्रकार की राहत देने के लिए जमीन पर प्रयास नहीं कर पा रही है। एक तरफ इजराइल चोट पहुंचाने वाले आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के इरादे से गजा पट्टी में उनके ठिकानों की ईंट से ईंट बजाने के लिए लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं अपने इलाके में भी इजरायली सुरक्षा बलों का हमास आतंकियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। इजरायली सेना ने गजा पट्टी के करीब दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। शनिवार को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर चौतरफा हमला बोल दिया था। उधर इजरायली सेना ने गजा पट्टी में करीब 500 ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें कई परिचालन मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न इमारतों पर हमले शामिल हैं, जहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता रहते थे। इजराइल ने गजा पट्टी की पूरी घेराबंदी के आदेश दिए हैं। इलाके में बिजली, भोजन और ईंधन की आपूर्ति भी संभव नहीं हो पाएगी। गजा के हवाई क्षेत्र और तटीय इलाकों पर इजराइल का नियंत्रण है। इजराइल ही ये तय करता है कि वहां कौन सी चीज जाएगी, कौन सी चीज आएगी। हम इसमें भाग लेने वाले हर व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह हम जारी रखेंगे। मैं जानता हूं कि बीता दिन कठिन रहा, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि डर और घरों के टूटने के बाद अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण गजा में 1,23,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने बताया कि 73,000 लोगों ने स्कूलों में शरण ली हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका जताई है। बिजली न होने के कारण अस्पतालों का बुरा हाल है। हमें मदद की जरूरत है, हमें बचा लीजिए। यहाँ की हालत बेहद खराब है, सब कुछ तबाह हो गया है। उधर शनिवार को दक्षिणी इजराइल का म्यूजिक फेस्टिवल हमास के हमले का निशाना बना। इस फेस्टिवल में शामिल होने आए 260 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। हालांकि आयोजन वाली जगह से शव को तलाश रहे वॉलंटियर्स को आतंकियों की ओर से लगातार गोलीबारी की वजह से तलाशी अभियान को रोकना पड़ा है। हमास के हमले के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें एक वीडियो है जिसमें एक रेगिस्तान के मैदान में लोग भाग रहे हैं। इस हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि कुछ गलत होने का पहला संकेत तब मिला जब सुबह के समय रॉकेट की चेतावनी देते हुए एक सायरन बजा। जब तक कुछ समझ पाते उन लोगों ने बिजली काट दी और अचानक कहीं से वे गोलियों के साथ अंदर आ गए। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। इजराइल से सुरक्षित निकलने वालों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए इसे कभी ना भुला पाने वाली घटना बताया। My first time that we have this situation with occupation people in Gaza. So many kidnapped young people. I don't have enough words to tell you about the feelings, the words that it's horror, but it's not safe, and it's just we don't know what will come. That's the worst. Yeah. So she comes here, but we don't know. We don't know what she will come back probably soon. It's a weird situation at the moment. It's unfortunately I have to come for work to Germany, but my friends and family are back there. We're all safe at the moment where we live. Tension is quite high. A lot of uncertainty of what to do. We don't know. गौरतलब है कि हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमला करते हुए करीब 7,000 रॉकेट दागे। इसके साथ ही हमास के सैकड़ों आतंकियों ने हवा, जमीन और समुद्र के रास्ते इजरायली सीमा में घुस गए। उन्होंने नागरिकों पर गोलियां चलाई, बंधक बना लिया। दोपहर तक शनिवार का ये दिन इजराइल के अस्तित्व के 75 वर्षों में सबसे भयानक दिन में बदल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।